हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि नेट एग्ज़ाम हो चुका है और अब हम दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। इससे पहले भी थिंकर्स की वीडियो बन चुकी हैं जिनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दिसंबर 2023 के लिए। वह प्लेलिस्ट का नाम है, आप उनमें जाकर कामटे, दुर्खी, मैक्स पेपर आदि थिंकर को पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं लुई अल्थ्यूज़र को, जो मुख्यतः मार्क्स की आलोचना के लिए जाने जाते हैं और नव मार्क्सवादी सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। तो उनका कार्यकाल 1918 से 1990 तक था। एक ज़रूरी सूचना यह है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली लाइव क्विज कराया जाता है 9 AM और 9 PM पर। तो आरपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो आरपीएससी के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अब यहाँ पर चलेंगी। तो आइए देखते हैं। तो अल्थ्यूज़र का जन्म जो है 1918 में अल्जीरिया में हुआ था। जर्मनी के एक पीड़ा शिविर में वे बंदी के रूप में कुछ समय तक थे। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण की और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वह पेरिस के इकॉल नॉर्मेल में हुई थी। इनकी विशिष्टता दर्शन शास्त्र में थी और ये मार्क्सवादी संरचना के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क्सवादी संरचनावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अल्थ्यूज़र के लेखन में मार्क्सवादी सामाजिक सिद्धांत को गहराई से प्रभावित किया है। तो जो अल्थ्यूज़र का लेखन था वह खास करके मार्क्सवाद की आलोचना करके उनके समाजवादी सिद्धांत को अधिक प्रभावित किया है। जिस ऐतिहासिक युग में अल्थ्यूज़र उपज यानी द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के समय में फ्रांसीसी सांस्कृतिक अनुदार एवं संकीर्ण मना थी। तो जो इनका जो कार्यकाल था उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और फ्रांसीसी में सांस्कृतिक उदार और संकीर्णता थी। अल्थ्यूज़र का एक ही उद्देश्य था कि मार्क्सवाद को एक सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान की तरह स्थापित किया जाए। उन्होंने सार्त्रे को पढ़ा और उसका विकल्प एक नए मानववाद के में रखा। तो उन्होंने सार्त्रे को पढ़ा, उसके बाद विकल्प के रूप में उनके सिद्धांत के मानववाद के रूप में देखते हैं। इस क्षेत्र में वे मार्ले मोंटी और अन्य दार्शनिकों से भी प्रभावित थे। सार्त्रे व पोंटी जो भी हैं, उन्होंने भाषाई संरचनावाद के विकास में सहायता दी है। तो सार्त्रे और मोंटी किस लिए जाने जाते हैं? भाषाई संरचनावाद के लिए। तो इसके बाद दुर्खीम के सामाजिक तथ्य को इन्होंने उधार लिया, मतलब कुछ इन्होंने भाषाई संरचनावाद के तथ्य को समाहित किया या प्रभावित हुए कुछ सामाजिक दुर्खीम के सामाजिक तथ्य से। सोसरे ने भाषा का सामाजिक तथ्य की तरह विश्लेषण करने में सहायता प्रदान की, अर्थात दोनों को इन्होंने सुमेलित कर दिया है। समकालीन विचारों को में लेवी स्ट्रास और जाक लाका से बहुत प्रभावित थे। तो आजकल जो है नेट के लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, कौन किससे प्रभावित था, किसने किसकी आलोचना की है, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो अल्थ्यूज़र स्वयं संरचनावादी मार्क्सवादी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। सभी उन्हें संरचनावादी मार्क्सवादी मानते हैं, लेकिन वह स्वयं को इस रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन अल्थ्यूज़र ने मार्क्स के जिस ऐतिहासिक भौतिकवाद का पुनर्निर्माण किया है उस पर संरचनावादी संदर्भ का गहरा प्रभाव रहा है। तो अल्थ्यूज़र जो मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं तो वह संरचनावादी स्वरूप में करते हैं, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अल्थ्यूज़र ने मार्क्सवाद की आलोचना की है, तो आइए देखते हैं। अल्थ्यूज़र ने मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है कि यह देखना चाहिए कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। इस पुस्तक को बड़ी सहानुभूति के साथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ अल्थ्यूज़र कहते हैं कि जो मार्क्स का दास कैपिटल है उसमें दर्शन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए और उसे बहुत सहानुभूति अर्थात उसे लगावित होकर तटस्थता से पढ़ना चाहिए। अल्थ्यूज़र मार्क्स के भक्त थे या उनके मुरीद थे। उन्हें मार्क्स को काटा भी है, अस्वीकार भी किया है, अर्थात उन्होंने मार्क्स की आलोचना भी की है और अस्वीकार किया है और कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है। तो मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को उन्होंने अस्वीकार किया है, अर्थात उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं
कि किसी भी समाज में 3 स्तर होते हैं, आर्थिक, राजनैतिक और वैचारिक। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से। तो इन्होंने मार्क्स की जो आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना की है, जहाँ मार्क्स मानते थे कि केवल आर्थिक ही आर्थिक समाज के उत्पाद संरचना के निर्माण में सहायक होती है। वहीं अल्थ्यूजर कहते हैं कि इसकी 3 संरचनाएं होती हैं समाज के निर्माण के लिए, पहला आर्थिक, दूसरा राजनैतिक और तीसरी वैचारिक। इन सभी स्तरों में स्वायत्ता होती है, अर्थात सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है और इसी तरह राजनैतिक और वैचारिक भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। इन सब की स्वायत्ताओं में अंतिम स्वायत्ता अर्थव्यवस्था की होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजनैतिक और वैचारिक क्षेत्र में जो संकट होता है, तब निर्णायक भूमिका अर्थव्यवस्था की होती है। जब राजनैतिक और वैचारिक क्षेत्र में संकट आने की बात होती है, तब मुख्य निर्भरता किस पर बढ़ जाती है? अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था अधिसंरचना राजनैतिक और वैचारिक से भी प्रभावित होती है। जहां मार्क्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था से राजनैतिक और वैचारिक प्रभावित होती हैं, वहीं अल्थ्यूजर का मानना है कि जो अर्थव्यवस्था होती है वह राजनैतिक और वैचारिक से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा कि अधिसंरचनात्मक तत्वों को मात्र आर्थिक आधार पर प्रतिबिंबित मानने के स्थान पर एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात सिद्धांत बनाना चाहिए, जिसमें विचारधारा और राजनीति की अर्थव्यवस्था अस्तित्व की दशाओं को भी स्वीकार किया जाए। अर्थात विचारधारा राजनीतिक को अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के रूप में दशाओं को स्वीकार किया जाए, ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए जिसमें अर्थव्यवस्था, विचारधारा या राजनैतिक विचारधारा, इन तीनों की जो है समावेश से कोई सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। आर्थिक निर्धारणवाद के निष्कर्ष में अल्थ्यूजर कहते हैं कि समाज और कुछ न होकर आर्थिक व्यवस्था राजनैतिक और वैचारिक की एक सम्मिश्रण है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आर्थिक निर्धारण की वाद की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि समाज जो होता है और कुछ न होकर अर्थव्यवस्था राजनीतिक और वैचारिकों का एक मिश्रण है, अर्थात तीनों ने मिलकर समाज को बनाया या बांधा हुआ है। बुनियादी संरचना और अधिसंरचना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों में पारस्परिकता का होता है, अर्थात एक के बिना उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, दूसरे के बिना उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। समाज में किसी एक कारण या चर में परिवर्तन होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो विचारधारा में परिवर्तन होगा, विचारधारा में परिवर्तन होगा तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, ऐसा अल्थ्यूजर मानते हैं और कहते हैं। आगे, मार्क्स का इतिहासवाद गलत है। तो अल्थ्यूजर कहते हैं जो मार्क्स ने इतिहासवाद की व्याख्या की है वह गलत है। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा इतिहास एक निश्चित धड़कन होती है। इन्होंने कहा इतिहास का एक निश्चित पैमाना या धड़कन होता है, इसका एक प्रतिमान या पैटर्न होता है जो अपने इतिहास एक रूप में चलता है, एक रास्ते से चलता है। पैटर्न उसका एक निश्चित और पैटर्न होता है जिस पे इतिहास चलता है। वहीं कार्ल पॉपर का कहना है कि इतिहासवाद समाज का एक उपागम है, इसके द्वारा समाज में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। पॉपर मानते हैं इसके इतिहास के माध्यम से समाज में भविष्य में होने वाली घटनाओं की व्याख्या या भविष्यवाणी की जा सकती है कि इतिहास में ऐसा हुआ है तो भविष्य में ऐसा होगा। मार्क्स का इतिहासवाद यह मानता है कि मानव जाति धीरे धीरे कई स्तरों से गुजरती है और अंत में साम्यवादी स्तर पर पहुंच जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो मार्क्स कहते हैं कि अंत में जो है सर्वहारा वर्ग का राज शासन होगा, साम्यवाद होगा, समाजवाद होगा, तो ये मार्क्स का इतिहासवाद का मानना है। लेकिन अल्थ्यूजर ने मार्क्स के इतिहासवाद से सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि इतिहास हमेशा रेखीय नहीं होता है, अर्थात जहाँ मार्क्स ने रेखीय इतिहास की व्याख्या की है या समाज के विकास की व्याख्या की है, वहीं अल्थ्यूजर कहते हैं कि इतिहास हमेशा रेखीय नहीं होता है। अल्थ्यूजर का तर्क बहुत सामान्य था कि इतिहास की प्रक्रिया वास्तव में खुली प्रक्रिया होती है। ऐतिहासिक परिवर्तन समाज में अनगिनत प्रतिवादों या प्रतिरोधों के परिणाम स्वरूप होते हैं, अर्थात इतिहास में घटित होने वाले घटनाओं के कई तरह के परिणाम या प्रतिरोध होते हैं, प्रतिवाद होते हैं। कई कारणों के कारण इतिहास में परिवर्तन आ सकता है या समाज का विकास हो सकता है। इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी
नहीं की जा सकती कि इसके बाद वही समाज आएगा। जैसा कि मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद के बाद साम्यवाद आएगा, तो यह भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं की जा सकती कि पूंजीवाद के बाद साम्यवाद आएगा ही आएगा। जो कि वर्तमान समय में इन्होंने इसलिए आलोचना की कि मार्क्स जो मानते थे पूंजीवाद के बाद साम्यवाद आएगा, वैसा हुआ नहीं है। अर्थात साम्यवाद कहीं नहीं आया, पूंजीवाद में ही कुछ परिवर्तन होकर सब पूंजीवाद को ही अपना रहे हैं। मार्क्स के मानववादी विरोधी सिद्धांत का खंडन। मार्क्स ने जो कुछ लिखा है उसके संदर्भ में 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में से है। 1960 के ईस्वी के दशक में मार्क्स का जो है पुनर्खोज हुआ। अर्थात जब 1960 का दशक चल रहा था तो उस समय मार्क्स की जो है विचारधारा लगभग उनकी विचारधारा पर बात करने वाले लोग कम हो गए थे। लेकिन 60 के में अल्थ्यूजर, हेबरमास जैसे सिद्धांतकार फिर से मार्क्स के अंतर्गत रुचि अर्थात उनके सिद्धांतों में रुचि दिखाने लगे, जिसे इन्होंने कहा कि मार्क्स का 1960 के दशक में पुनर्खोज हुआ है। मार्क्स ने लिखा कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं लेकिन उन परिस्थितियों में जो उनकी बनाई हुई नहीं होती है। तो मार्क्स ने क्या मानते हैं कि मनुष्य ऐसे इतिहास बनाते हैं जो उन परिस्थितियों में होती है जो कि मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई गई होती है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं इतिहास नहीं बनाता है, यह तो परिस्थितियां हैं जो इतिहास बनाती हैं। व्यक्ति केवल साधन मात्र माना जाता है, ऐसा मार्क्स का मानते हैं। मार्क्स का प्रबंध यह बताता है कि वह मानव के विरोधी थे, अर्थात उन्होंने मानव की भूमिका को नगण्य मान लिया था। अर्थात उन्होंने इतिहास के बनाने में मानव की भूमिका को एकदम से समाप्त कर दिया, अर्थात कोई भूमिका नहीं मानते हैं। यह कथन इनका मानव विरोधी या एंटी ह्यूमनिज्म कहा जा सकता है। अल्थ्यूजर ने इसे अस्वीकार किया, अर्थात इन्होंने कहा कि मार्क्स जो कहते हैं कि मानव की भूमिका नहीं होती है, वह पूरी तरह से गलत है। व्यक्ति को निरस्त करके मार्क्स के संपूर्ण जैविक अस्तित्व को ही नकार दिया है। अल्थ्यूजर कहते हैं कि व्यक्ति की भूमिका को नकार के या निरस्त करके मार्क्स ने पूरे जैविक अस्तित्व को ही नकार दिया है। मार्क्स का यह मानव विरोधी सिद्धांत मूल रूप से मनुष्य के सार्वभौमिक अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। अल्थ्यूजर कहते हैं कि हमें सामाजिक विश्लेषण में, चाहे वर्ग हो, विवाह हो, नातेदारी हो, समुदाय हो आदि में व्यक्ति को कभी पृथक करके नहीं देखा जा सकता। अर्थात व्यक्ति रहेगा तभी विवाह होगा, तभी नातेदारी समूह होगा, तभी समुदाय का निर्माण होगा, तभी वर्ग का निर्माण होगा, तभी समाज का निर्माण होगा। अर्थात देखा जाए तो व्यक्ति स्वयं में सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। अगली पॉइंट में जो है इनका, वैचारिकी मिथक नहीं यथार्थता है। आइडियोलॉजी इज नॉट ऑफ मिथ, इट इज द रियलिटी। मार्क्स के लिए उत्पादन विधि, उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन संबंध ही यथार्थ है। अर्थात मार्क्स ने अपने आर्थिक निर्धारणवाद में जो भी माना है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादन विधि, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध को मानते हैं। वे विचारधारा को एक कल्पना यानी मिथक मानते हैं। तो मार्क्स जो है विचार को एक मिथक यानी कल्पना मानते हैं। वहीं अल्थ्यूजर ने यह स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार विचारधारा वस्तुतः एक सामाजिक यथार्थता है। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जहां मार्क्स मानते हैं कि मशीनें जो हैं निर्माण उनका अपने आप हो गया है, उत्पादन विधियां अपने आप बन गई हैं। लेकिन अल्थ्यूजर का जो कहना है, वे कहते हैं किसी व्यक्ति के अंदर विचार आया होगा, तभी उसने मशीन का निर्माण किया होगा, तब जाकर सामाजिक परिवर्तन हुआ। अर्थात उसमें व्यक्ति की विचारधारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अल्थ्यूजर का संरचनात्मक मार्क्सवाद। 1960 के ईस्वी के दशक में संरचनात्मक मार्क्सवाद का उद्गम हुआ। इसके प्रणेता या जनक अल्थ्यूजर माने जाते हैं। अल्थ्यूजर ने मार्क्स के सिद्धांतों की ऐतिहासिकवादी और प्रघटनावादी बताया है और उनके वैकल्पिक रूप में संरचनावाद को रखा है। जहां मार्क्स ऐतिहासिकवादी या प्रघटना के आधार पर मार्क्सवादी या सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, वहीं अल्थ्यूजर ने मार्क्स के सिद्धांतों को संरचनावाद के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसका केंद्र मार्क्स का सिद्धांत था, इसी कारण से इसे संरचनात्मक मार्क्सवाद कहा जाता है। अल्थ्यूजर ने संरचनावाद में दुर्खीम से उद्गम करते हैं,
सोसरे के भाषावाद से जोड़ते हैं। तो अल्थ्यूजर जो है संरचनात्मक मार्क्सवाद में कई सिद्धांतकारों के सिद्धांतों को जोड़ते हैं, जैसे दुर्खीम से सामाजिक तथ्य को, सोसरे से भाषावाद को जोड़ते हैं। जोबलन, क्लाउस्ट्रास, लाका से भी पर्याप्त प्रभाव उनके जो है संरचनात्मक मार्क्सवाद में देखने को मिलता है। इन सब संरचनावादियों का यह तर्क है कि मनुष्य की चेतन गतिविधियां इतिहास के उद्गम एवं विकास को समझने में सहायक हो नहीं है। इन्हें समझने में भाषा का संरचना में अधिक सहायता होती है। तो यहाँ जो संरचनावादियों का मानना है, उन्होंने चेतना को महत्वपूर्णता न देकर उन्होंने कहा कि जब हम इतिहास को पढ़ने जाते हैं तो हमें किस आधार पर इतिहास का पता चलता है। इतिहास को जानने के लिए हमें किन्हीं न किन्हीं भाषाओं का आधार पर ही इतिहास को हम जानते हैं, न कि चेतना के आधार पर कि हमें चेतना आया कि हाँ इतिहास में ये घटा होगा, तो ऐसा नहीं है। हम इतिहास को जानते हैं भाषा के आधार पर। इतिहास कहीं ना कहीं भाषा के रूप में लिखा हुआ है, इस आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। यदि हम मनुष्य को समझना चाहते हैं तो उसकी अनुभविक गतिविधियों को भाषा यानी व्याकरण के संदर्भ में समझना होगा। अगर हम मनुष्य की क्रियाकलाप को समझना चाहते हैं, अल्थ्यूजर का मानना है, संरचनावादियों का मानना है कि हमें उनके अनुभविक गतिविधियों को भाषा के विश्लेषण के आधार पर या व्याकरण के विश्लेषण के आधार पर समझना होगा। अल्थ्यूजर के सिद्धांत निर्माण में रणनीति बहुत स्पष्ट है कि वे मार्क्स के वैज्ञानिक उपलब्धियों को भाषा विज्ञान के साँचे में डालते हैं और इसे वे संरचनात्मक मार्क्सवाद कहते हैं। जो मार्क्स का सिद्धांत निर्माण है उसे जब भाषा के आधार पर इन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया तो उसे इन्होंने संरचनात्मक मार्क्सवाद कहा है। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, विचारधारा और वैचारिकी राज्य उपकरण। तो मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के मुद्दे को उठाते हुए इसमें मार्क्स ने अधिसंरचना की उपेक्षा की, अर्थात वैचारिकी और राय की उपेक्षा मार्क्स करते हैं। अल्थ्यूजर इसे अप्रासंगिक मानते हैं। अल्थ्यूजर ने कहा कि 1971 में एक निबंध लिखा इन्होंने कि इसमें उन्होंने राज्य और उसके उपकरणों की चर्चा सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में की है। यहाँ वे प्रश्न उठाते हैं कि सामाजिक संरचना किस तरह युग दर युग, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को बनाए रखती है। इसके उत्तर में मार्क्सवादी देते हैं, इसका जो है उत्तर मार्क्सवादी देते हैं कि समाज जो है पुनः उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। कुल्हाड़ी से बुआई होती थी, उसके स्थान हल ने लिया, हल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। इसी तरह उत्पादन के साधन बनते बिगड़ते रहे। लेकिन अल्थ्यूजर, जहाँ मार्क्सवाद का मानना है कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने के कारण वैचारिकी में परिवर्तन आया है। जैसे कुल्हाड़ी में परिवर्तन हो, पहले कुल्हाड़ी से बुआई होती थी, फिर हल से बुआई हुआ, फिर ट्रैक्टर से भी बुआई चालू हुआ। तो इस कारण मार्क्सवाद का मानना है कि साधन बनते बिगड़ते रहते हैं, जिस कारण समाज में परिवर्तन होता है। वहीं अल्थ्यूजर कहते हैं कि संरचना का रखरखाव भी होता है, अर्थात संरचना को प्रॉपर चलाने के लिए एक रखरखाव की ज़रूरत होती है और इस कारण भी संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता बनाए रहती है। अर्थात संरचना को समझाने बुझाने ज्ञान रखने के लिए पीढ़ी दर बढ़ाने के लिए हमें एक व्यवस्था भी जरूरी होती है। परिवार, स्कूल आदि ऐसे उपकरण हैं जो समाज को रखरखाव में सहायक करते हैं। अर्थात परिवार और स्कूल ऐसे हैं जो व्यक्ति को समाज की एक संस्कृति या इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो समाज में रखरखाव में सहायक होते हैं। वर्ग की प्रभुता, अनुशासन, राज्य का नियंत्रण आदि भी सामाजिक संरचना को पुनः उत्पादन करते हैं। अर्थात प्रशासन कैसे चला रहा है, जैसे पितृसत्तात्मक समाज चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी की, हाँ, तो उसी तरह राज्य का भी एक कुछ अनुशासन विधियाँ होती हैं, उसी के आधार पर भविष्य में आने वाले व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शासन करते हैं। पुनः उत्पादन के लिए अधिसंरचना के मुद्दे को उठाते हुए अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है। तो इन्होंने अधिसंरचना को 2 प्रकार से बताया है, जहाँ अधिसंरचना अर्थात विचारधारा संस्कृति को इन्होंने 2 प्रकार से बताया है, जिसमें एक ने कहा दमनात्मक राज्य उपकरण, रिप्रेसिव स्टेट की बात की है, और दूसरा वैचारिकी राज्य उपकरण, RSA
और ISA के नाम से इसको जानते हैं। तो पुनः उत्पादन के संदर्भ में मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए बनाए रखती है उत्पादन के साधनों के माध्यम से। वहीं अल्थ्यूजर इसमें संशोधन करके क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना पुनः उत्पादन में अधिसंरचना का बहुत बड़ा योगदान रहता है, अर्थात राज्य के पास दमन के कई तौर तरीके हैं। यह प्रकार का साधन या उपकरण है जिनका प्रयोग नागरिकों के दमन के लिए किया जाता है। इसे अल्थ्यूजर ने दमनात्मक राज्य उपकरण कहा है। जैसे पुलिस, कानून, अदालत और फौज के आधार पर राज्य जो है अपने नियमों और कानूनों को पालन कराने के लिए आम आदमी या व्यक्ति, परिवार, राज्य आदि को बाध्य करता है। वहीं इसी तरह के साधन किसी संस्था के पास नहीं है। जिस प्रकार के साधन राज्य के पास होते हैं, जैसे पुलिस और सैनिक प्रशासन, तो ऐसे साधन अन्य संस्थाओं के पास नहीं होते हैं। अल्थ्यूजर के हिसाब से अधिसंरचना जो है आर्थिक निर्धारणवाद से मुक्त है। जहाँ मार्क्स कहते हैं आर्थिक निर्धारणवाद के कारण ही वैचारिक और सांस्कृतिक का उत्पादन होता है या प्रसार होता है, वहीं अल्थ्यूजर इसे नकारते हुए कहते हैं कि अधिसंरचना जो है आर्थिक निर्धारणवाद से पूर्णतः स्वतंत्र है। अधिसंरचना का जो दूसरा प्रकार है, अर्थात दूसरा प्रकार इन्होंने वैचारिक राज्य उपकरण की जो बताई है ISA, उसके बारे में इन्होंने बताते हुए कहा कि अधिसंरचना का दूसरा प्रचार वैचारिक होता है, जो विघटन से पहले सोवियत रूस के बाल्यावस्था ही लोगों को साम्यवादी विचारधारा का अभिस्थापन कर दिया जाता था। अर्थात इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था के तहत ही व्यक्ति के अंतर्गत उस समाज की विचारधाराएं डाल दी जाती थी, जैसे सोवियत रूस में, और इन विचारधाराओं को व्यक्ति के अंदर समाहित या समाजीकरण करने का प्रमुख कार्य कौन करते थे? शिक्षण संस्था, व्यापारिक संगठन, परिवार, धर्म, खेल कूद संगठन तथा मीडिया अपने टेलीविजन, फिल्म, समाचार पत्र जो है इन विचारधाराओं को व्यक्ति को अंतर्निहित या समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते थे, जिससे उनके दमन विचारों के क्षेत्र में होता था, अर्थात उनका स्वयं का विचार वहाँ पे मर जाता था। उन्हें अपने साम्यवादी विचार आदि को इस तरह से थोप दिया जाता था। इस कारण अल्थ्यूजर ने इसे राज्य का वैचारिक उपकरण कहा है। कहा कि राज्य जिस तरह कानून, प्रबंध, निबंध आदि को व्यक्ति के ऊपर डालता है, परिवार, धर्म आदि संगठन के माध्यम से कंट्रोल या नियंत्रण करता है, यही जो है राज्य की वैचारिक उपकरण का कार्य करती है। अधिसंरचना को आर्थिक निर्धारणवाद पर छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। तो अल्थ्यूजर कहते हैं कि अधिसंरचना को केवल आर्थिक निर्धारणवाद पर छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।